इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि है सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब साइंस जो है वो एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। उसके अंदर हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपनी नेचर को जो है वो जान सके, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग स्टडी कर सकें। अब साइंटिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली जैसे केमिस्ट हो गए, बायोलॉजिस्ट हो गए, फिजिस्ट हो गए, ये लोग एक ही तरह के साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह की थेरीज़ जो हैं वो बनाते हैं। इवन उन जो पहले एग्जिस्टिंग थेरीज़ होती हैं उनको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो एक्सप्लेन किया गया है वो है स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, किस तरह से आप एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है, स्टडी ऑफ मलेरिया, कि किस तरह से मलेरिया जो थी एज अ प्रॉब्लम उसको डिस्टिंग्विश किया गया, उसको किस तरह से सॉल्व किया गया, कैसे उस पर स्टडी की गई। तो ये सारी चीज़ हम लोग एज एन एग्जांपल लेके बायोलॉजिकल मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड। अब जब इंसान एक जगह पे रहता है, उसको अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में मतलब कि क्यूरोसिटी होती है, उसको डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो उनको अपनी क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए जो है उनके बारे में सर्च करता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में उसका सल्यूशन ढूंढता है ताकि वो ख़ुद भी सर्वाइव कर सके। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है ये बेसिकली एक ऐसा साइंटिफिक मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसमें अब क्या होता है, बेसिकली जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के स्टेप्स होते हैं उनको अडॉप्ट करते हैं और उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलते हुए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड जो है ये 500 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, जो कि साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट जो था 1590 से लेकर अभी तक जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं, इवन मेडिसिन में, इकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में, इन सब में कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल मेथड का जो है वो पार्ट है। बायोलॉजिकल मेथड इसके अलावा ये चीज़ भी शोर करता है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं, जो डाटा आता है, वो पब्लिक यूज़ के लिए भी अवेलेबल हो, यानी कि जो आम लोग हैं वो भी उनको पढ़ के समझ सके। अब हम लोग हैं, हमारा लेवल अभी साइंटिस्ट वाला नहीं है, लेकिन हम फिर भी स्टडीज़ को पढ़ के, उनके रिज़ल्ट्स पढ़ के हम उनको समझ सकते हैं कि इसने क्या काम किया और इसको क्या रिज़ल्ट्स मिले हैं, इसकी क्या थेरीज़ हैं। अब एक मैन आदमी जो है वो हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। इवन हम लोग अपनी हिस्ट्री में देखें तो वो एक इंसान है, उसको ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए होती है, ख़ुद को जानवरों से बचाने के लिए उनका शिकार करना आना चाहिए। तो उसको जानवरों का जितना नॉलेज होगा वो उतना अच्छा शिकारी बन सकता है, और खुराक के लिए पौधों के बारे में उसको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा वो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकता है कि ये पौधा जो है ये एडिबल है कि नॉन एडिबल है, ये जहरीला तो नहीं, इसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि इंसान जो है वो शुरू से ही एक बायोलॉजिस्ट रह चुका है। उसको सरवाइव करने के लिए अपने इर्द गिर्द की नेचर का नॉलेज होना ज़रूरी है। वो उसके बारे में उसको क्यूरोसिटी होती है, वो उसके मतलब जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और सरवाइव करने के लिए डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस जो है वो बनाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स। ये मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। अब सबसे पहले ये चीज़ के बायोलॉजी में जब भी कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है, या मतलब कि जो पहले से थेरीज़ हैं वो होती हैं उनको स्टडी करते हैं, इवन उसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन आती हैं, और वक्त के साथ साथ कोई थेरी जो है उसमें मॉडिफिकेशन आई है या उससे कोई अच्छी थेरी आ गई है, तो वो आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, पिछली वाली जो है वो पहले रह जाती है। ये सारी चीज़ें जो है बायोलॉजी में होती आ रही हैं और दूसरी साइंसेस में भी हो रही हैं। और ये तब होता है जब एक बायोलॉजिस्ट को एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का अंदाज़ा होता है, और जब उसको प्रॉब्लम का अंदाज़ा होगा या उसको रिकग्नाइज़ करेगा तो वो तब ही उसका सल्यूशन निकाल सकता है। हम लोग सल्यूशन तब निकालते हैं जब हमें किसी प्रॉब्लम का पता हो। जब तक हमने कोई प्रॉब्लम ही फील नहीं करनी, लाइक हमें लगना है कि हर चीज़ नॉर्मल है, हमने कुछ अलग कुछ हट के नहीं सोचना, हम लोग कोई इसका नया सल्यूशन निकाल भी नहीं सकते। इसलिए सल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता होना चाहिए।
अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं, जिसके हमारे पास स्टेप्स हैं, टोटल 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, उसके बारे में जानना है, इंफॉर्मेशन रखनी है। सेकंड स्टेप होता है ऑब्जर्वेशंस। हम लोग उस प्रॉब्लम के रिलेटेड अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस करते हैं। हम जो जो चीज़ें फील करते हैं, जो जो स्टडी करते हैं, हम वो सारा ऑब्जर्व कर लेते हैं। देन आता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ये बेसिकली होता है आपने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं ना, वो सारी एक रॉ डाटा है, आपके पास कुछ भी वो प्रॉपर डाटा नहीं है। आपने किसी को बताना हो तो आप इतना इजीली नहीं बता सकते, आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको सारी स्टडीज़ बताते हुए, सारी ऑब्जर्वेशन बताते हुए। इसलिए अपनी ऑब्जर्वेशन को एक शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट स्टेटमेंट में जब आप करते हैं तो उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशंस को एक टेंटेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन करना, एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना, उसको हम लोग कह देंगे हाइपोथेसिस बना रहे हैं हम। तो थर्ड स्टेप हमारे पास होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है डिडक्शंस। डिडक्शंस होता है अब आप अपनी हाइपोथेसिस बना ली है, अब आप हाइपोथेसिस को ये सोच के कर रहे होते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस जो है ये ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से आप उसके ऊपर डिडक्शंस बनाते हैं कि अगर हमारी हाइपोथेसिस ठीक है तो इसका मतलब है इसके साथ ये हो सकता है। आप यानी कि अपने पहले से ही रिज़ल्ट्स जो हैं, वो जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हैं, वो भी आप इसमें कर रहे होते हैं, डिड्यूस कर रहे होते हैं। वो फिफ्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशंस। इससे पहले जो थे स्टेप्स वो सारे क्या थी, बातें थी, आपके दिमाग की सोची हुई चीज़ें थी कि अगर ये है तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। जो एक्सपेरिमेंटेशंस है ये बायोलॉजिकल मेथड में सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके अंदर आपने सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म करके देखनी है। इससे पता लगेगा कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो ठीक है या गलत है। अगला स्टेप होता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब आपने जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स कर ली हैं उनसे जो आपका रिजल्ट्स आते हैं आप उनको एक समराइज प्रॉपर डाटा फॉर्म में करते हो। और सबसे लास्ट पे हमारे पास आ जाता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ये सबसे ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे जब आप अपने रिजल्ट्स जो हैं वो एक रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट कर सकते हो किसी भी न्यूज़पेपर में, बुक्स में, जर्नल में, या कोई सेमिनार अटेंड करके कि मैंने जी ये रिसर्च की थी, उसका ये रिज़ल्ट आया था। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि दूसरे लोग भी आपकी रिसर्च से फ़ायदा उठा सकते हैं, आपका रिज़ल्ट समझ सकते हैं, आप मतलब कि फर्दर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब ये सबसे पहला स्टेप है। बायोलॉजिस्ट जो होता है वो तब ही बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करेगा जब उसको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो मिलेगी। अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये बेसिकली एक क्वेश्चन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड है। अब ये सवाल जो है ये ख़ुद आपके दिमाग में खुद ब खुद भी आ सकता है या कोई और इंसान आपसे पूछ सकता है, तो तब आपको फील हो कि हाँ ये मसला है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका हमें सल्यूशन निकालना चाहिए। तो अब हम लोग इन केस ऑफ स्टडी ऑफ मलेरिया देखते हैं। अब सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री देख लें तो हमें पता है कि मलेरिया जो है ये दूसरी कंट्रीज़ में भी और पाकिस्तान में भी एक कॉमन डिजीज़ है। और इसकी हिस्ट्री वगैरह जानने के लिए नेक्स्ट है फर्दर कि 2000 साल पहले भी फिजिशियंस जो थे, जो डॉक्टर्स थे, उनको मलेरिया के बारे में पता था, लेकिन उनको इतनी डिटेल्स नहीं थी बता कि ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनको बस ये इस तरह से इसको डिस्क्राइब करते थे कि इस बीमारी में बहुत ज़्यादा चिल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा फीवर होते हैं। तो उन्होंने इसके अलावा ये भी ऑब्ज़र्व किया था कि ये बीमारी जो है ये उन लोगों में ज़्यादा है जो कि लो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। मार्शी एरियाज़ होते हैं दलदली इलाके। इन इलाकों में ये होता है कि पानी जो है ना वो ठहरा हुआ रहता है, पानी मूव नहीं करता। ये स्मेली एरियाज़ होते हैं, वो दलदल टाइप के होते हैं। इसके बाद उसका नाम जो है, इस डिज़ीज़ का नाम मलेरिया जो है वो इसलिए रखा गया था कि अब ये सोचा जाता था कि जो मार्शेस का जो स्टेगनेंट वाटर है, अब दलदल में जो वो ठहरा हुआ पानी है, वो क्या करता है, वो ना फ़िज़ा को पॉइज़न कर देता है। उसकी वजह से एयर जो है वो पॉइज़न हो जाती है और जो भी उस हवा में सांस लेता है ना, उन लोगों को मलेरिया हो जाता है। तो इसका नाम जो था ना बैड एयर की वजह से रखा हुआ था। एक इटालियन वर्ड्स में ना मेला का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब है एयर, तो इस वजह से उसका नाम मलेरिया रख दिया गया ताकि ये मतलब कि बुरी हवा की वजह से होता है।
और मतलब कि फ़र्दर जब इसमें क्लैरिफिकेशन की गई, ऑब्ज़र्वेशन, एक तरह से ये ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे उसका नाम मलेरिया रख दिया गया था कि गंदे पानी की वजह से हो रहा है। लेकिन बाद में जब फर्दर क्लैरिफिकेशन की गई, कुछ वॉलंटियर्स थे, यानी कि कुछ लोग थे, उन्होंने अपनी मतलब कि मर्ज़ी से उन्होंने एज अ एक्सपेरिमेंट जो है वो खुद पानी पिया, जो कि वो स्टेगनेंट वाटर था मार्शेस का, उन्होंने वो पिया। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने नोट किया कि उनके अंदर मलेरिया जो था वो नहीं हो रहा था। तो ये हम ना फर्दर इसके ऊपर आगे देखते हैं केस स्टडी कि किस तरह से फिर उनको पता लगा था कि मलेरिया कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है हाउ मलेरिया वाज ट्रीटेड इन एंशियंट टाइम्स। अब पुराने ज़माने में भी ये डिज़ीज़ होती थी और इसका इलाज करना भी ज़रूरी होता था। तो पुराने ज़माने में अब ये था, उनको कोई वजह नहीं थी पता कि मलेरिया क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। उनको जस्ट ये एक रिलेशन था कि ये इसमें फ़ीवर होते हैं और ये मार्शी एरियाज़ वाले लोगों में ज़्यादा है। अब 17th सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ था, तो अमेरिका में से ना बहुत सारे पौधे थे जो कि एज अ मेडिसिन यूज़ किए जाते थे और ना उनको यूरोप में भेजा जाता था। अब एक ट्री था जिसका नाम था क्वीना क्वीना, उसको यूज़ किया जाता था, उसकी शाखों को ना यूज़ करते थे फॉर क्यूरिंग फीवर्स, बुखारों के इलाज के लिए यूज़ होता था, हर तरह के बुखार के लिए। और ये इतना ज़्यादा मतलब कि फ़ायदेमंद था, तो ज़ाहिर है इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था कि मतलब कि इसको आप मतलब इम्पॉसिबल हो गया था कि आप ये इसकी ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं थी हो रही यूरोप में। तो जो वहाँ के ताजिर थे ना, उन्होंने मतलब कि क्या कह सकते हैं, डिसऑनेस्टी की, थोड़ी बगावत सी की। उन्होंने उस दरख्त की वजह क्वीना क्वीना की जगह ना उन्होंने एक और दरख्त था जो ना इससे मिलता जुलता था, इन्होंने उसकी शाखें जो थी वो भेजना शुरू कर दी। उस दरख्त का नाम था सिंचोना। अब उन्होंने अपनी तरफ से तो एक तरह से डिसऑनेस्टी की, लेकिन इसका क्या हुआ नतीजा कि ये ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हुई थी। क्योंकि सिंचोना जो था ना, ये मतलब कि एक ऐसा दरख्त था जिसकी शाख जो थी उस मतलब कि ये मलेरिया के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो था वो साबित हुआ था। तो इसमें पहले तो इनको मतलब कि नहीं था पता कि मलेरिया की वजह क्या है और अगर ये इससे ट्री की वजह से ठीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेकिन अब हमें पता है कि सिंचोना में ना बेसिकली क्विनीन होता है। क्विनीन एक मतलब कि केमिकल है जो कि ना मलेरिया जैसी बीमारी के लिए एज अ मेडिसिन जो है यूज़ करते हैं हम लोग। तो अब उस वक्त तो फिजिशियंस जो थे वो सिंचोना की मदद से मलेरिया को ट्रीट कर लेते थे, लेकिन उनको अभी मलेरिया की ना वजह पता थी, ना उनको ये भी नहीं था पता कि इस ट्री से किस तरह से उसका इलाज हो रहा है। अब 200 साल के बाद ना ये डिस्कवर किया गया कि कुछ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनकी वजह से अब बीमारियाँ हो सकती हैं, जो कि अब हम जिनको अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो जब ये डिस्कवरी हुई ना, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि मलेरिया भी एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, क्योंकि इससे पहले हमें नहीं पता लग रहा कि मलेरिया होने की वजह क्या है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लेवरन। ये एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे। 1878 में इन्होंने मतलब कि रिसर्च स्टार्ट की मलेरिया पे कि मलेरिया की वजह क्या है, कॉज ऑफ मलेरिया क्या है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उनका स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लिया, उस ब्लड को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्होंने देखा उनको बहुत ज़्यादा टाइनी लिविंग क्रिएचर्स जो हैं वो मिल रहे थे। उसने ये सारी चीज़ मतलब कि ऑब्ज़र्व की, उसने दूसरे साइंटिस्ट को बताई, लेकिन किसी ने उसका बात का यकीन नहीं किया गया। तो 2 साल बाद फिर एक और साइंटिस्ट ने, एक और फिजिशियन ने यही चीज़ मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखी। और तीसरी दफ़ा मतलब कि इसके 3 साल बाद जो था वो तीसरी बार डिस्कवर किया गया कि वाकई मलेरियल पेशेंट के ब्लड में स्मॉल क्रिएचर्स हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया था प्लाज्मोडियम का। यानी कि तकरीबन 3 दफ़ा लोगों ने जब सर्च की, 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने सर्च की, उन्होंने 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने देखा कि वाकई ही मलेरियल पेशेंट के ब्लड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उन्होंने उस बेसिस पे फिर उसको एक्सेप्ट किया था लेवरन की मतलब के काम को, उसके जो उसकी सर्च थी, और उन्होंने फिर उस ऑर्गेनिज़म का नाम रख दिया था प्लाज्मोडियम। अब यहाँ तक जो थी ये हमारी थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमें प्रॉपर मतलब कि प्रॉब्लम का अंदाज़ा हो गया कि क्या प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर जो भी हमने सर्च थी पहले से वो देखी। अब सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड में ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशन जो है, एक बायोलॉजिस्ट जो है वो किस तरह से ऑब्जर्वेशन करता है, वो अपनी 5 सेंसेस यूज़ करता है, अपनी सुनने की, देखने की, स्मेल की, टेस्ट की, टच करने की जो सेंसेस हैं इन सब को यूज़ करके
अपनी ऑब्जर्वेशन करता है। अब वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे भी ऑब्जर्वेशन कर सकता है और न्यू ऑब्जर्वेशंस भी बना सकता है। अब एक ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है वो क्वालिटी की बेस पे होती है, आप मतलब कि उसकी क्वालिटी पे बात कर देते हैं, आप उसमें कोई नंबर्स या उसको काउंट नहीं कर सकते। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आप क्वांटिटी की बेस पे करते हैं, आप उसमें नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। इसलिए जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उनको ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू द क्वालिटेटिव वंस, क्योंकि क्वांटिटेटिव को हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, उसके हम लोग नंबर्स में रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनको देखें एक प्रॉपर टेबल में एग्जांपल के साथ तो ज़्यादा सही समझ आएगी। अब क्वालिटेटिव में देखें, इसमें कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें उसने जस्ट एक बात कर दी है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है उसके बॉइलिंग पॉइंट के, मतलब ठंडा है एज़ कम्पेयर टू उसके बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर वही चीज़ हम अगर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बात करें तो उन्होंने नंबर्स के साथ बताया है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये वाली ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लग रही है क्योंकि ये नंबर्स के साथ है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इन्होंने कहा हुआ है अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। अब ये क्वालिटी की बेस पे थी। अगर हम क्वांटिटेटिव बात करें तो उन्होंने नंबर्स के साथ बोला है कि अ लीटर ऑफ वाटर जो है उसका वज़न होता है 1000 ग्राम्स और जो लीटर ऑफ एथेनॉल है उसका वेट होता है 789 ग्राम्स। तो ये वाली जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर की जाती है। तो हमें एग्जांपल से अंदाज़ा हो गया कि हम लोग दोनों तरह की ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव वाली हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अब ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनमें हम लोग रीडिंग भी कर लेते हैं, स्टडिंग भी कर सकते हैं किसी का पास्ट नॉलेज, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो पहले दिन से ही है। हर किसी ने अपने पास्ट पेपर्स लाइक नॉलेज होता है, थेरीज़ होती हैं, हर एक ने नॉलेज जो है ये एवर ग्रोइंग है, हमेशा से बढ़ रहा है। अब बायोलॉजिस्ट जो है वो हर सिचुएशन में मतलब कि हाइपोथेसिस जो है वो नहीं बना सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक हाइपोथेसिस ले लें, एक मतलब कि साइंटिस्ट ने एक बात की है कि ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, हर प्लांट के सेल्स में न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे जो है एक ये मसला है कि अब बायोलॉजिस्ट जो है वो अब पूरी अर्थ के प्लांट्स को जो है वो एग्जामाइन नहीं कर सकता, हर प्लांट के सेल को वो नहीं देख सकता। तो इस हाइपोथेसिस की बजाय वो मतलब कि रीजनिंग यूज़ करके अपने मतलब कि गौर व फिक्र करके वो एक और डिडक्शन करता है कि इफ़ एग्जामाइन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस। यानी कि पहले उसने एक बड़े लेवल पे बात की है कि हर पौधे में ये है, लेकिन दूसरी तरफ वो उसके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ उसने बात की है कि अगर इफ़ आप घास का कोई भी ब्लेड लें, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अगर आप उसके सेल्स को देखें तो उसमें आपको न्यूक्लियस मिलेगा। तो यहाँ पे उसने मतलब कि इस लेवल पर बात की है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं आप उसको हमेशा सोच समझ के बनाएं। अब मलेरिया की स्टडी के केस में हम देखते हैं। अब हमने पहले बोला था कि 19वीं सेंचुरी तक नहीं था पता कि मलेरिया क्या है, हर कोई अपनी अपनी तरह के सजेशंस देता था, हर साइंटिस्ट के ये वजह हो सकती है, वो वजह हो सकती है। तो मलेरिया के बारे में जो 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस जो थी वो ये बनी थी। सबसे पहले ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, यानी कि मलेरिया और जो वो दलदली इलाके हैं उनमें कोई ना कोई रिलेशन तो है, क्योंकि उन इलाकों में ज़्यादा मलेरिया पाया जा रहा था। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये उन्होंने की थी कि क्विनिन जो है ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एक इफ़ेक्टिव ड्रग है, इससे इनका इलाज होता है। तीसरी ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि अगर मार्शी एरियाज़ का वाटर पिया जाए तो उसकी वजह से मलेरिया नहीं हो रहा, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये एक तरह से वो डिज़ीज़ नहीं है जो आपके स्टमक के अंदर है, मतलब कि आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। चौथा ये कि जो प्लाज्मोडियम था, जो कि स्मॉल लिविंग टाइनी लिविंग क्रिएचर जो थे वो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में जो थे वो देखे गए थे। तो ये जो थी 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी जो मलेरिया के बारे में की गई। अब थर्ड पे हमारे पास आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो तभी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बन सकती है जब आप उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन मतलब कि मिले। और एक बायोलॉजिस्ट जो है
वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक डाटा फॉर्म में लाता है, ताकि उससे मतलब कि एक प्रॉपर उसकी स्टेटमेंट बनाता है, ताकि वो एक क्वेश्चन बन सके और वो इस काबिल हो सके कि आप उसके बदले में उसका आंसर भी दे सके। तो मैंने स्टार्टिंग पे इस चीज़ को समझाया था कि ऑब्जर्वेशन जो होती है ये बेसिकली रॉ डाटा होती है, आप इसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट में लाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। तो अगर हाइपोथेसिस की हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक प्रोपोजिशन होती है जो कि ट्रू भी हो सकती है। आप मतलब कि ये एक तरह से आपकी सोच है, एक तरह की स्टेटमेंट है कि ये सही भी हो सकती है। अब एक हाइपोथेसिस जो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि ये एक जनरल स्टेटमेंट हो, एक मतलब कि जनरल बात हो, आपको समझ आ रही हो, एक टेंटेटिव आइडिया हो और आपने जो सारी ऑब्जर्वेशंस की हैं उस हिसाब से ये उससे एग्री कर रही हो। और इसके बाद ये एक एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल, आपने इसको एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल रखना है। और इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सेबल, यानी कि अगर इजी वर्ड्स में बोलें तो आपने अपनी हाइपोथेसिस ऐसी बनानी है जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप उसको एग्री कर रहे हो, लेकिन आप उसको फॉल्स भी कर सकें। क्योंकि अब जब आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो उस कंडीशन में आपने यही चीज़ देखनी है कि आपकी हाइपोथेसिस सही है या गलत है। और ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस ये सारा कुछ करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल और क्रिएटिव थिंकिंग करनी है। नेक्स्ट अगर हम देख लें मलेरिया, स्टडी ऑफ मलेरिया के केस में, तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस की थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो अब यही हाइपोथेसिस जनरेट हो रही थी, उन्होंने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की थी उनके हिसाब से जो सबसे जो मतलब कि कह सकते हैं कि उनको सही चीज़ लग रही थी वो यही थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब यहाँ तक जो थी ये हमारी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होगी। फोर्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है डिडक्शंस। अब डिडक्शंस बेसिकली क्या हैं, ये होती हैं हाइपोथेसिस का लॉजिकल कंसिक्वेंसेस। इसमें क्या होता है कि आप हाइपोथेसिस को एज अ ट्रू लेते हो कि आपकी हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है, अगर ये हाइपोथेसिस ठीक है तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। यानी कि इसके अंदर आप लोग इफ़ देन का लॉजिक जो है वो यूज़ करते हैं। इफ़ यानी कि अगर ये चीज़ होगी देन हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब आप मलेरिया के केस में इसकी एग्जांपल के साथ देखें तो ज़्यादा सही समझ आएगी। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं जिनको मलेरिया है, उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो उन्होंने हाइपोथेसिस से ये डिडक्शंस बनाई, यानी कि उन्होंने इजी वर्ड्स में हाइपोथेसिस को क्या लिया, एज अ ट्रू स्टेटमेंट लिया और उन्होंने इफ़ देन लॉजिक जो है वो अप्लाई की कि अगर हाइपोथेसिस हमारी ठीक है तो उसके रिजल्ट्स में ये हो सकता है। तो ये एग्जांपल थी डिडक्शन की। अब यहाँ तक हमारा सारा स्टेटमेंट वाला काम हो गया। अब यहाँ पे आते हैं बेसिक और मतलब कि बहुत मोस्ट बेसिक स्टेप आता है जो कि है एक्सपेरिमेंटेशन। इसके अंदर क्या करना है, इसमें बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है और देखता है कि आपके हाइपोथेसिस जो हैं वो सही हैं या गलत हैं, आपने जो स्टडी किया, जो रिसर्च किया वो ठीक है कि नहीं। अब इसमें ये होता है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और आप जानते हैं कि हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर तो अभी हाइपोथेसिस करेक्ट होती है तो आप उस मतलब कि उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको लेके आगे फर्दर चलते हैं, और अगर तो हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होती है तो आप उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस जो होती है आप मतलब कि उसके ऊपर फर्दर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसकी वैलिडेशन देखते हैं। अब हम लोग स्टडी ऑफ मलेरिया में एक्सपेरिमेंटेशन देखें तो अब उन्होंने क्या किया था, अब उन्होंने ये चीज़ मतलब कि उन्होंने हाइपोथेसिस बना ली कि अगर प्लाज्मोडियम है तो हर बंदे के, हर मलेरियल पेशेंट के ग्रुप में मतलब कि ब्लड में आना चाहिए प्लाज्मोडियम। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 100 मलेरियल पेशेंट लिए हैं, उनका ब्लड लिया और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और इसके साथ उन्होंने एक कंट्रोल ग्रुप भी लिया और उसमें क्या था, उन्होंने 100 हेल्दी पर्सन लिए थे और उनका ब्लड भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है कंट्रोल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है एक्सपेरिमेंट्स में, अब जब भी साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है तो वो एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। साइंटिस्ट के पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है।
यानी कि जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा हमारे पास 2 ग्रुप्स होंगे, एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और दूसरा जो है कंट्रोल ग्रुप होगा। इन दोनों के ऊपर हम लोग मतलब कि अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल का मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी देख रहे हैं कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए कितना ज़रूरी है। हमने 2 ग्रुप्स लिए, एक कंट्रोल ग्रुप लिया जिसके अंदर हम लोगों ने पौधे लिए हैं और उनको मतलब कि फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। दूसरी तरफ हमने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने पौधे तो लिए लेकिन उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो अवेलेबल नहीं था। तो रिजल्ट्स में हमने क्या देखा कि जो पौधे जो कंट्रोल ग्रुप के पौधे थे जिनको मतलब कि फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था वो लोग सही प्रॉपरली ग्रो कर गए, और जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी कि वो वाले पौधे जिनको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था वो ग्रो नहीं कर पाए। तो इससे ये साबित होता है कि बेसिकली अगर इजी वर्ड्स में बोलें तो कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो हमारा मतलब कि जिसके साथ प्रॉपर वे से मतलब कि हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, उसको प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं। जैसे हमारे मलेरिया वाले एक्सपेरिमेंट में जो कंट्रोल ग्रुप था वो था हेल्दी पर्सन, वो हेल्दी थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स थी उनके पास। दूसरी तरफ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं। तो ये डिफरेंस है कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब ये इससे पहले हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए जो हम परफॉर्म कर सकते थे। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आए हैं हम उनको प्रॉपर समराइज़ करते हैं, यानी कि हम प्रॉपर उनसे रिज़ल्ट्स निकालते हैं ताकि हम उन्हें ख़ुद भी समझ सकें। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो सारा क्वांटिटेटिव डाटा जो भी उसको एक्सपेरिमेंट से मिला होता है वो उसको इकट्ठा करता है और उसको प्रॉपर उसके ऊपर स्टैटिस्टिकली उसको मतलब कि एवरेज निकालता है। स्टैटिस्टिकली होता है लाइक आप एक तरह से इजी वर्ड्स में ले लें, आप उसमें मैथ्स अप्लाई करके उस डाटा को अरेंज करता है, एवरेज निकालता है और उससे कंक्लूजन्स निकालता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ मलेरिया में कि हमें रिजल्ट्स क्या मिले। अब जो रिज़ल्ट्स थे एक्सपेरिमेंट के वो यही थे कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स थे लाइक वो जो 100 के 100 पेशेंट्स थे उन सब में जो था हमें उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मिला था। अब जो हेल्दी पर्सन वाला कंट्रोल ग्रुप था उनमें देखा कि 100 में से जो 7 बंदे थे उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम था। अब ये क्या था, ये तो बेसिकली हमें मतलब कि पता था कि प्लाज्मोडियम उनमें इसलिए था क्योंकि वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में था। यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसमें ना कोई बीमारी या कोई पैरासाइट ले लें वो आपकी बॉडी में चला गया होता है लेकिन अभी वो सोया हुआ होता है, उसने भी बीमारी नहीं की होती, उसने अभी सिम्टम्स जो हैं वो शो नहीं किए होते। तो इजी वर्ड्स में इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है। एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, इंक्यूबेशन पीरियड वो है जिसमें पैरासाइट या कोई बीमारी जो है वो आपके ब्लड में जा चुकी होती है, आपके बॉडी में जा चुकी होती है, लेकिन एक तरह से वो सोई हुई होती है, इंक्यूबेशन टाइम में होती है और अभी उसने बीमारी जो है वो नहीं की होती। तो जिनके ब्लड में जो हमने देखा कि 7 लोग थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम था लेकिन वो हेल्दी थे, तो बेसिकली यही वजह थी कि वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में था, वो अभी प्लाज्मोडियम जो था वो एक्टिव नहीं था, वो अभी उनको बीमारी नहीं हुई। तो रिज़ल्ट्स जो थे वो उनसे यही साबित हुआ कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया वो ट्रू है, क्योंकि वाकई ही जो हर बंदा था उसकी ब्लड में, जो मलेरियल पेशेंट था उसके ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम मिला था। अब नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो फेस की वो ये थी कि अगर तो हर मतलब कि जो है मलेरियल पेशेंट उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम उनके अंदर जाता कैसे, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। तो ये नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो थी उन्होंने फेस की। उसमें अब ना डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। एक तो ये कि मलेरिया जो है इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस। अब मार्शी एरिया के साथ और मलेरिया का आपस में रिलेशन है, वो एसोसिएट हैं एक दूसरे से। और दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये की थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज़ नॉट कॉज मलेरिया, कि अगर आप लोग मार्शेस का पानी पीते हैं तो आपको मलेरिया नहीं हो रहा। तो एक तरह से ये है कि मार्शेस मतलब कि उसका जो दलदली इलाके हैं उसके पानी जो है वो मलेरिया की वजह नहीं बन रहा, लेकिन उसके अलावा भी कोई ना कोई रिलेशन है। अब इन ऑब्जर्वेशंस जो थे उनसे ये कंक्लूड किया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्श वाटर में नहीं पाया जाता, ये किसी और चीज़ में है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं
एक फिजिशियन थे, उनका नाम है AFA किंग। इन्होंने 1883 में जो था इसके बारे में स्टडी की और उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस बनाई थी। उनमें से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं। सबसे पहली तो ये, वो कह रहे हैं कि जो लोग बाहर सोते हैं, जो आउटडोर सोते हैं, उनको ज़्यादा मलेरिया हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि अंदर सोते हैं, मतलब कि घरों में सोते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये की थी कि वो लोग जो अंडर फाइन नेट्स, यानी कि वो जाली टाइप होती थी, लोग ना कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए जाली लगा के सोते थे, तो जो लोग जाली के अंदर सोते थे ना, उनको मलेरिया नहीं होता, लेकिन जो जाली नहीं यूज़ करते इस तरह के, मतलब कि नहीं कोई प्रिवेंशन करते, उनको मलेरिया जो है वो ज़्यादा हो रहा है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये की थी कि जो लोग स्मोकी फायर के पास होते हैं उनको भी मलेरिया नहीं होता। तो इन ऑब्जर्वेशन से मतलब कि ये उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई कि मॉस्किटोज़ जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, और इसलिए वो मलेरिया को स्प्रेड करने में उनका रोल है। यानी कि इससे पहले सबको यही जानना था कि मलेरिया हो क्यों रहा है, तो ये हमें पता लग गया कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है। अब अगली प्रॉब्लम ये थी कि प्लाज्मोडियम इंसान के अंदर जाता कैसे है, तो इन्होंने मतलब कि ऑब्ज़र्व करके हाइपोथेसिस ये बना दी कि मॉस्किटोज़ की वजह से जो है प्लाज्मोडियम बॉडी में जाता है और मलेरिया होता है। अब इसकी वजह से मतलब कि इनमें से जो डिडक्शंस उन्होंने बनाई थी वो ये थी कि अगर तो मॉस्किटो की वजह से हो रहा है, यानी कि इफ़ देन लॉजिक जो है वो अप्लाई की है कि अगर मॉस्किटोज़ जो हैं वो मलेरिया स्प्रेड कर रहे हैं तो प्लाज्मोडियम जो है वो फिर मॉस्किटोज़ के अंदर होना चाहिए, या मॉस्किटोज़ जो हैं उनको प्लाज्मोडियम मिला है अगर उन्होंने किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, ठीक है। लाइक उन्होंने ये चीज़ उन्होंने मतलब कि डिडक्ट की कि अगर मॉस्किटो है वो किसी को बाइट करता है उसको मलेरिया हो जाता है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम तब आता है जब वो किसी पेशेंट को बाइट करता है। अब यानी कि ये सारी चीज़ जो है ये हम फर्दर देखते हैं। इसके बाद मतलब कि शुरू से आज तक ये ब्लॉग में उन्होंने यही बताया हुआ है कि क्विनिन जो है वो 17 सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी तक जो है वो अभी भी मलेरिया के लिए मतलब कि एज आ ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, रोनाल्ड रोस। ये एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे जो कि इंडिया में काम कर रहे थे। इन्होंने अब एक्सपेरिमेंट किए हैं। इससे पहले जो सारा काम था जो एक AFA किंग ने किया वो यही था, उसने हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, ये सारे काम किए। अब जो मेन चीज़ आती है वो है एक्सपेरिमेंटेशंस। तो रोनाल्ड रोस ने एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पहले एक मॉस्किटो थी, एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो थी, उससे एक मलेरिया पेशेंट को बाइट किया, ठीक है। जब उसने उस मॉस्किटो ने उनको बाइट किया तो उसने ना कुछ देर बाद उस मॉस्किटो को कुछ दिनों बाद ना मार दिया, और फिर उसको मतलब कि माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, उसको एग्जामाइन किया, तो उसने नोट किया कि जो मॉस्किटो था उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। अगली उसने एक्सपेरिमेंट ये की कि उसने उसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया। तो जब उसने बाइट करवाया था तो हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो गया। यानी कि उसने एक मतलब कि सिंगल पर्सन पे एक एक्सपेरिमेंट करवा के देखे थे। लेकिन अब इसमें क्या था, अब वो उसने मतलब कि एक्सपेरिमेंटेशन में होता है कि आप ग्रुप्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, ठीक है, सब में आंसर्स इक्वल आने चाहिए। तो अब इस केस में ना ह्यूमन बींग्स जो थे वो नहीं थे उसने यूज़ किए, क्योंकि ये बीमारी जो थी ये काफ़ी सीरियस थी, इसलिए उसने ह्यूमन की जगह स्पैरोज़ का यूज़ किया। अब उसने क्या किया, उसने अब स्पैरोज़ की दफ़ा उसने जो मॉस्किटो यूज़ किया था वो क्यूलेक्स था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ह्यूमंस की दफ़ा उसने जो मॉस्किटो यूज़ किया था वो फीमेल एनोफिलस थी, और स्पैरोज़ की दफ़ा जो मॉस्किटो यूज़ किया वो है क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब उसने क्या किया, उसने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को एक ऐसी स्पैरो को बाइट करवाया जिसको पहले से ही मलेरिया था। इसने क्या किया, उस मॉस्किटो को कुछ देर बाद मतलब कि मार दिया, और उसको जब एग्जामाइन किया उसने देखा कि उसके स्टमक के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम आ गया, और वो उसके स्टमक से होता हुआ ना उसके सेलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि जो उसका मुंह है जहाँ से वो बाइट करता है उस वाले ग्लैंड्स में जो है वो प्लाज्मोडियम आ गया। तो जब उसने उस मॉस्किटो को कुछ दिनों के लिए ज़िंदा रखा ताकि अच्छी तरह से प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो के अंदर मल्टीप्लाई हो जाए,
तो उसने फिर उस मॉस्किटो से एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया। तो उसने देखा कि उस हेल्दी स्पैरो को भी क्या है, मलेरिया हो गया, क्योंकि मॉस्किटो के ग्लैंड्स के अंदर ऑलरेडी प्लाज्मोडियम था। तो जब उसने एक हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो वो उसके ब्लड में चला गया और वहाँ से उसको भी मलेरिया हो गया। तो इससे मतलब कि ये साबित हुआ कि हाइपोथेसिस जो थी वो एक तरह से ठीक थी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले एक स्पैरो थी, उसको ऑलरेडी मलेरिया था, उसको एक क्यूलेक्स मॉस्किटो ने बाइट किया तो मॉस्किटो के अंदर मलेरिया आ गया। अब उस मॉस्किटो ने जाके फर्दर किसी हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो उस हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ मतलब कि क्लियर होगी कि मॉस्किटो जो है वही वजह बन रहा है प्लाज्मोडियम के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होने का। तो लास्ट स्टेप अब हमारे पास आ जाता है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स। तो अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट जो है उसने जो भी अपनी फाइंडिंग्स की है, जो भी उसको रिज़ल्ट मिले हैं, वो एक किसी बुक में या जर्नल में पब्लिश करवा ले या नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स में उसके बारे में शेयर कर दे या सेमिनार्स में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बता दे। अब इसमें क्या होता है, ये एक एसेंशियल पार्ट है साइंटिफिक मेथड का। इससे ये होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो आपके रिज़ल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई आपका काम ठीक है, और वो अपना नॉलेज भी उसके ऊपर अप्लाई करके हो सकता है वो कुछ लोग जो हैं वो आपसे भी बेटर परफॉर्म कर जाएं। तो इसलिए जो है रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो टोटल हमने जो थे 7 स्टेप्स पढ़े हैं, और साथ में हमने जो स्टडी ऑफ मलेरिया थी, जो मलेरिया का केस था, उसको साथ साथ डिस्कस किया है ताकि हमें इसकी प्रॉपर जो मेथड सॉल्विंग होती है, बायोलॉजिकल मेथड जिससे हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो समझ आ सके। तो अगर अब मलेरिया में देखें तो उन्होंने यही किया था कि उन्होंने मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन जो थी उसके बाद ह्यूमन बींग्स में भी की थी। तो इस कंडीशन में हम लोग एनोफिलस मॉस्किटो था वो यूज़ किया गया था। उन्होंने सेम वही चीज़ की थी, पहले एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया, फिर उसी मॉस्किटो से एक हेल्दी पेशेंट को बाइट करवाया, और जो इल पेशेंट मतलब कि वो बाद में बीमार हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ जो थी ये कंफर्म हो गई थी कि मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके रिलेटेड मज़ीद कोई भी क्वेश्चन है तो मेक श्योर टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।